बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई की नामवर कारकुन सनम जावेद रिहाई के बाद पहले पॉडकास्ट दिए, वज़न भी उनका ठीक ठाक कम हो गया है। उन्होंने अपनी आप बीती जो गुजरी है वो सब बताइए। आइए नाजरीन, वीडियो की जानिब चलते हैं। गिरफ्तार तो अब तक मैं कोई 18 बार हो गई हूँ कि जी हमने गेट के पास उतरना था, हमारी गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी हैं, वो मैं आपको जी साइड पे ड्रॉप करता हूँ साइड पे, और फिर जहाँ उन्होंने अपनी एक छोटी प्राइवेट गाड़ी खड़ी करवाई हुई थी अपने लोगों के साथ सिविल कपड़ों में। तो जो मेडिकल रिपोर्ट आपकी सामने आई उसमें तो ये जाहिर होता है कि आप पे तशद्दुद किया गया, 14 जगह आपके जिस्म पे निशानात थे। तो वो उन सब एड्स वाली खवातीन को भी उन्होंने नॉर्मल लोगों की खवातीन के बीच में रखा हो। तो मुझे तो खुद सब इस दफ़ा कह रहे थे कि तुमने बहुत वेट लूज किया है तो अपनी टेस्ट करवाओ सारे। हाइजीन का ये हाल है कि एक चक्कियाँ जिनमें हमें रखा हुआ था वो 6 चरपाइयाँ होती हैं उसमें, वो भी बंक चरपाइयाँ, वो मुश्किल से 3 चरपाइयों जितनी चक्की होती है, और उन 6 चरपाइयों पे 10 औरतें रखी हुई थी। एक चरपाई पे इतनी शदीद गर्मी में, और वो दो औरतें सोएंगी, वो किसी को कोई एलर्जी है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सफाई का कोई तरीका ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है जितनी औरतें घुसाई हुई हैं वहाँ पर। और फिर वो उनको फर्क भी कोई नहीं पड़ता, आपको बीमार है, मर रहा है, आपको जैसी मर्जी बीमारी है, जो मर्जी दर्द है, वो बोलेंगे हमारे पास पैनाडोल है सिर्फ। तो वो उन सब एड्स वाली खवातीन को भी उन्होंने नॉर्मल लोगों के खवातीन के बीच में रखा होता है। मगर आजकल तो इंसान ही अपने आप को इंसान समझ रहे हैं ना, उस वो तो खुद को खुदा समझ रहे हैं। आप देखिए किस तरह बेशर्मी से कानून पास हो रहे हैं कि जी हमारे लिए ये नहीं बोला जा सकता। आप हैं कौन जिनके लिए ये नहीं बोला जा सकता? सबके सब सरकारी मुलाजिम, सबके सब आवाम के पैसों पर रखे हुए मुलाजिम। लिखा हुआ जी बॉर्डर पे चले, और वो कह रही है देखिए जी माएँ बहनें उठाने में नंबर 1, और लोगों के घरों में दीवारें फैलाने में नंबर 1, इज्जतें उछालने में नंबर 1, लोगों को जबरी गुमशुदा करने में नंबर 1। तो मेरी अम्मी ने उनको आगे से कहा कि जी मेरी बेटी सच बोलती है, जिस दिन झूठ बोलेगी ना मैं इसकी ज़बान काबू कर लूँगी। तो अच्छा भी ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, फिर 5 साल जेल में सड़ेगी। मतलब वो मेरी अम्मी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने इसको 5 साल जेल में रखना है। सनम जावेद 14.5 माह पहले जेल में गुजारे और अब 61 डेज़ दोबारा से जेल में गुजार के आए हैं। सनम, मोहब्बत है जेल से, बार बार आप जेल चली जाती हैं, वजह क्या है? नहीं, जेल से तो मोहब्बत नहीं, अपनी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत है। मुझे लगता है कि एक ही चीज़ हमारे पास है जो हमारी मलकियत होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान, हमारी आवाज़, हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझती हैं कि आपकी ज़ुबान की वजह से मैं समझती कि हम सबको पता है ये बात कि मेरे बोलने की वजह से मैं बार बार जेल जाती हूँ, ये तो बड़े ऑब्वियस है। अभी जब आपको गिरफ़्तार किया गया था तब आपको वजह बताई गई थी कि क्या वजह, क्यों आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है? गिरफ्तारी हुई कैसे थी? गिरफ्तार तो अब तक मैं कोई 18 बार हो गई हूँ, किसी एक बार भी नहीं पता चलता था कि गिरफ्तारी हो किस केस में रही है। वो एक्चुअली पहले आपको अरेस्ट करते हैं और उसके बाद डिसाइड करके बताते हैं कि अरेस्ट करना क्यों है। फिर वो हर जगह कॉल्स करते हैं कि जी उठा तो हमने लिया है, आप बताएं जी इसको गिरफ्तार किस चीज़ में करना है। और इस दफ़ा भी इस तरह हुआ। इस दफ़ा तो खैर मैं जेल ट्रायल से ही निकली थी अपने, जब DSP जावेद साहब वहाँ पर हमारी रैकी कर रहे थे, और जैसे हम निकले तो बोला जी मैं आपको बाहर तक लिफ्ट देता हूँ, और हमें उन्होंने वहाँ पर आगे जेल से लेते जाएँ और हम कहें कि जी हमने गेट के पास उतरना था, हमारी गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी हैं, वो मैं आपको जी साइड पे ड्रॉप करता हूँ साइड पे, और फिर जहाँ उन्होंने अपनी एक छोटी प्राइवेट गाड़ी खड़ी करवाई हुई थी अपने लोगों के साथ सिविल कपड़ों में, वहाँ उन्होंने हमें ड्रॉप किया। तो जब उन्होंने ड्रॉप किया तो वो जब मुझे अरेस्ट करने आए तो मैंने उनके जी आप ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठे, तो मैंने कहा जी मैं किस लिए बैठूँ, आप मुझे केस तो बताएं मेरा, किस FIR में आप अरेस्ट करें, वो आप बैठे हम बताएंगे। तो वही मेरे साथ 2 खवातीन और भी थी, हम इकट्ठे ही निकले थे ट्रायल में से, फिर उनको भी घेर लिया कि खबरदार अगर आप लोग बोली तो आपको भी अरेस्ट करेंगे ना। तो वहाँ फिर काफ़ी उसमें मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया कि क्योंकि वो सिविल कपड़ों में थे, मुझे पता नहीं था कि क्या केस और ये कहाँ लेके जाने के लिए कहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा इस तरह होता है ना, लोगों का पता होता है किस थाने की है ना, FIR पता होती है, कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा, सिविल कपड़ों में आए थे? हाँ बिल्कुल सिविल कपड़ों में थे, और मैं इंशाल्लाह पहला काम जैसे ही मैं वापस जाऊँगी तो पहला काम तो DSP पे केस कराऊँगी जाके हाई कोर्ट में। ठीक है, कि DSP ने सहूलतकारी की सिविल कपड़ों में? बिल्कुल सहूलतकारी की। सारे मेल ऑफिसर्स थे जिन्होंने अरेस्ट किया, कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी, कोई FIR नहीं बताई गई, कुछ भी नहीं बताया गया। और जिस तरह मुझे अरेस्ट किया, मेरी मेडिकल रिपोर्ट और जो अटेस्टेड कॉपी है वो मेरे पास है, वो मैं ATC कोर्ट में भी दिखा चुकी हूँ, वो लगा के साथ हाई कोर्ट में केस करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो मेडिकल रिपोर्ट आपकी सामने आई उसमें तो ये जाहिर होता है कि आप पे तशद्दुद किया गया, 14 जगह आपके जिस्म पे निशानात थे, हुआ क्या था? तो जब 4 मर्द आपको मिलके खींच रहे होंगे और ज़बरदस्ती आपको गाड़ी में फेंक रहे होंगे तो फिर ऑब्वियसली चोटें लगेंगी ना। और फिर वो आपको बता भी नहीं रहे होंगे कि जी बेबी भी बस चुप करके बैठ जाओ, तो इस तरह नहीं होता ना। और वहाँ पे सब लोग जमा हो गए, सब देख रहे थे, सब तमाशा लगा वहाँ पे, और फिर बोल रहे थे खबरदार किसी ने कैमरा निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश की। तो जो मेडिकल रिपोर्ट के लिए मुझे लेकर गए थे वो हॉस्पिटल का तो मैंने नाम पहली दफ़ा सुना था, अपनी कस्टडी में लेकर गए थे, इनके सामने रिपोर्ट बनी। इनको सिर्फ ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी फैमिली जाके उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवा लेगी, ये उस बात पर
पैनिक किया, इन्होंने वो रिपोर्ट कोर्ट में जमा ही नहीं करवानी थी। वो मेरी फैमिली ने क्योंकि निकलवा ली और फिर इनको वो पब्लिक भी हो गई, तो फिर उस पर ये सब हुआ कि जी ये कैसे सामने आई, कैसे बन गई और कैसे आने दिया आप लोगों ने। हर चीज़ में तो दो नंबरियाँ करते हैं। अच्छा, आप गिरफ्तारी की वजह आपकी ये ट्वीट थी जी जो बिल्कुल, आपने कोर्ट में दिखाई उन्होंने सारी ट्वीट्स। और मैंने उनको पूछा कि इनमें तो मैंने किसी का नाम ही नहीं लिखा, मैंने किसी को मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। मगर जिन्होंने किया हुआ था उनको खुद को तो अपनी करतूतें पता होती है ना। अच्छा, कौन कौन सी ट्वीट थी? सब थी जी, लिखा हुआ जी बॉर्डर पे चलें, और वो कह रही हैं देखें जी माएँ बहनें उठाने में नंबर 1, और लोगों के घरों में दीवारें फलांगने में नंबर 1, इज़्ज़तें उछालने में नंबर 1, लोगों को जबरी गुमशुदा करने में नंबर 1। तो मैंने कहा जी नाम तो मैंने फिर भी इनमें से नहीं किसी का लिखा हुआ। अच्छा। मगर जो नंबर 1 है उनको पता तो है ना कि हम ही नंबर 1 है। तो उनको बहुत बुरा लगा फिर ये। अच्छा, मतलब ये जो ट्वीट्स आपने आखिरी टाइम की वो कोर्ट में भी जी दिखाई जी, गई? पूरी की पूरी सब ट्वीट्स दिखाई हुई थी, प्रिंट हो गया? सब के सब उन्होंने प्रिंट की हुई थी और सारा पूरा वो लेके आए हुए थे स्क्रीनशॉट सारी की सारी। ठीक है, तो आपसे आके कोई डिमांड की गई वहाँ या कुछ पैगाम दिया गया कि बीबी अब खामोश हो जाओ, बस बहुत बर्दाश्त कर नहीं, लिया? उन्होंने इस दफ़ा ये किया ना कि मुझे उन्होंने स्पेशल उनको जेल में इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जी इसको डॉक्टर यास्मीन के साथ नहीं रखना, और जो दूसरी क्रिमिनल्स हैं उनके साथ इनको रखना है। तो फिर मुझे उनके साथ उनके सेल में रखा गया। कोई ज़ाहिर मर्डर में थी, कोई ड्रग केस में थी, कोई किडनैपिंग में थी, कोई फ्रॉड में थी, डिफरेंट केसेस में ख़वातीन थी वहाँ पे। तो उस बेस पे इन्होंने मेरे घर वालों को ब्लैकमेल किया ना, उधर उनको मेरे अब्बू को कॉल करके डराते थे कि ये जो है ना हमारे एक्सेस में है जेल में ना, हमें पता है किधर है, किस सेल में और किन ख़वातीन के साथ हैं। तो उस तरह वो मेरे अब्बू को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे और उनको डराने की कोशिश करते थे। मेरे अब्बू ने ये जज के सामने बताया कि मुझे इस तरह कॉल्स आ रही हैं, तो मैं तो आराम से खड़ी थी। तो जज ने कहा कि आपकी बेटी तो आराम से खड़ी हुई है, वो तो मतलब नहीं डर रही हैं। तो पापा ने कहा कि जी ये तो डरती ही नहीं है, ये डरेगी तो तभी मसला हल होगा ना, मसला ये है कि यही नहीं डरती है। तो मैं तो आराम से खड़ी थी। मैंने कहा आपको वो डराएंगे, यही करना उन्होंने, और क्या करेंगे। आपके अब्बू ने एक इंटरव्यू दिया, मेरी उनसे बात हुई, तो वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि आपको कहा गया कि 5 साल सनम जेल से नहीं निकलती। जिसने मुझे कहा होता उसकी खैर नहीं थी, फिर 5 साल मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ना था। मुझे नहीं कहा गया, ये मेरी अम्मी आई जेल में मेरे से मिलने, और फिर अतीक आए। तो ये एक हमारे जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे कामरान साहब कोई, उन्होंने एक दफ़ा मेरी अम्मी को पकड़ लिया कि जी आप अपनी बेटी को तमीज़ नहीं सिखाती और ये बोलती इतना है, ये ना बोला करे, इसकी ज़बान काबू करें। तो मेरी अम्मी ने उनको आगे से कहा कि जी मेरी बेटी सच बोलती है, जिस दिन झूठ बोलेगी ना मैं इसकी ज़बान काबू कर लूँगी। तो अच्छा फिर ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर 5 साल जेल में सड़ेगी। मतलब वो मेरी अम्मी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने इसको 5 साल जेल में रखना है। फिर अतीक को एक दिन पकड़ लिया कि जी आपकी बीवी है, आप समझाते नहीं, आप इसको चुप करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जी मतलब गलत क्या बोलती है, बोलती ही है ना सिर्फ, और क्या करती है। तो वो फिर मुझे जब पता चला, तो फिर आपको पता है मैं तो इतनी नहीं हूँ कि मेरी ज़बान तो सबको पता ही है, अल्लाह के फजल से वो किसी के ऑर्डर पे तो नहीं चल सकती। तो मैंने तो सुपरिटेंडेंट को ही पकड़ लिया। मैंने कहा जी आपका डिप्टी जो है वो होकर मेरे घर वालों को ये कहने वाला, मेरी ज़बान उसका मसला ही नहीं है, वो मेरा मसला है। जो मुझे सही लगेगा मैं बोलूँगी। मैं 5 साल रहूँ या 50 साल रहूँ, उसके घर तो फिर भी नहीं आने वाली हूँ, ना 5 साल बाद ना 50 साल बाद। तो वो अपने घर की ख़वातीन पर नज़र रखे ना, मेरे लिए उसको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जेल में जो आपके सारे काम चल रहे हैं उनको ठीक नहीं चल रहे, जो तरीके हैं आपके जेल के ना, तो आपका फोकस उन पर होना चाहिए, दूसरी औरतों पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस दफ़ा आपने 61-62 डेज 62 दिन जेल में गुजारे, कैसे गुजरे हैं दिन आपके? जी दिन तो पहले भी मुश्किल क्योंकि ही इससे थे। पहले भी आप 14.5 माह हाँ। गुजार रही हैं, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग तो हो चुकी है आप, हाँ, काफ़ी हद तक। देखिए जब आप पे एक चीज़ आई है तो वो तो फिर आपने करनी है। अब रोने धोने का तो फ़ायदा है नहीं, या आप रो के कर सकते हैं या आप हंस के भी कर सकते हैं। तो हमने हंस के किया। जो लोग देखना चाहते हैं कि हम डरें या हम रोएं या हम परेशान हो या हम शिकवे शिकायतें करें, हम उनको मौका नहीं देते। हम ट्रायल पे तकरीबन हफ्ते में 5 दिन जाते थे, एक फ्राइडे वाला दिन ऑफ होता था, तो हम सब वहाँ इकट्ठे होते थे और हम खूब हंसते थे। ऐसे लगता ही नहीं था जैसे हम ट्रायल पे आए हैं, हम लगता था हम पिकनिक पे आए हुए हैं। और जितने ये झूठी गवाहियाँ देने वाले बैठे होते थे, ये सब हैरान होकर हमारी शक्लें देख रहे होते थे कि हम तो इनको बार बार मैसेज दे रहे हैं कि हमने आपको सज़ाएँ दे देनी है, सज़ाएँ दे देनी है, और ये हंस रहे हैं और गपशप कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हम ये बताना चाहते थे कि आप लोगों को डराना चाह रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी सब जानता है, आवाम सब जानती है, और हमें भी पता है कि हम सच की तरफ खड़े हैं। और उसमें मैं क्योंकि बार बार ये बताती रही कि डॉक्टर यास्मीन हमें क्योंकि बहुत मोटिवेट करती थी और वो बहुत हमारा ख्याल भी रखती थी और हमेशा हमें हौसला देती रही हैं, उनकी वजह से उन्होंने हमें कहा कि हमेशा आप सर उठा के चलें और हमेशा जब बाहर निकलें तो आपके दांत सारे वायर होने चाहिए, मुस्कुराती जाया करें। तो इन्होंने कहीं वो देखा, तो फिर इन्होंने बोला कि जिसको डॉक्टर यास्मीन से दूर रखना है, डॉक्टर यास्मीन से नहीं मिलने देना। मगर क्योंकि हमारा ट्रायल होता था और हम 4 बजे तक तो ट्रायल में होते थे रोज़, तो हम वहाँ सब इकट्ठे होते थे, डॉक्टर यास्मीन, उमर भाई, इजाज़ अंकल, महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो हम तो 4 बजे तक सब इकट्ठे ही होते थे।
तो वो अपने ये कोशिश, उनको लगता था शायद कि अब मुझे डॉक्टर यास्मीन से दूर रखेंगे तो शायद मैं कोई बहुत परेशान हो जाऊंगी और मेरी ज़बान काबू में आएगी मेरे पे, और कोई ऐसी एलिगेशन है नहीं जो मेरे अच्छा, पे मतलब लगाएंगे। आपको बड़ी बड़ी क्रिमिनल के साथ रखा जाता था कि अब सनम डर जाएगी कि यार ये तो कातिल है, या ये इसने ये मर्डर किया है, इसने ये जुर्म किया है, तो आप बजाय इसके कि वो आपको डराएं आप उनको डरा देती थी कि खबरदार। मैं उनको पहले ही बता देती थी, वो बोलती थी आप किस केस में, मैं बोलती थी दहशतगर्दी, मेरे पे 18 पर्चे, तो वो दूसरी बात ही नहीं करती थी। अच्छा, खामोश। हम ये देख रहे हैं कि जेल से लोग आते हैं बाहर, तो जब वो बाहर आते हैं हेपेटाइटिस हो जाता है। अभी इफ्तिखार जट की डेथ हुई, छठा नौजवान था जिसकी डेथ हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह ये है कि हाइजीन का वहाँ पे लोगों को मतलब ही नहीं पता है। मुझे तो हैरानी हुई इतनी कि जो हेपेटाइटिस तो चले हैं, वो भी इस तरह की बीमारी है, जो दमा है, जो एड्स है। आप सोचें कि जो ड्रग्स के केस में ख़वातीन आई होती हैं वो मोस्टली ऐसी होती हैं जो खुद करती भी हैं, और वो एक दूसरे की सिरिंज यूज़ करती हैं, तो मोस्टली उनमें से लोगों को, ख़वातीन को ड्रग्स होता है और एड्स होता है, सॉरी। तो वो उन सब एड्स वाली ख़वातीन को भी उन्होंने नॉर्मल लोगों के, ख़वातीन के बीच में रखा होता है। मैंने सुना है कि मर्दों वाली साइड पे तो एड्स वालों का अलग है सेक्शन, मगर ख़वातीन उन्होंने सब लोगों के बीच में, उन्हीं दूसरी ख़वातीन के बीच में रखी होती हैं, चाहे हेपेटाइटिस हो, दमा हो या एड्स हो, वो सबके बीच में रहती हैं। तो वो एक जैसे बर्तन यूज़ करती हैं, एक जैसे पानी पी लेती हैं ग्लासेस में, तो फिर उसके बाद आप बाहर निकलेंगे जब तो आपको ये बीमारियां लगनी है और क्या बीमारियां लगनी है। तो मुझे तो खुद सब इस दफ़ा कह रहे थे कि तुमने बहुत वेट लूज़ किया हुआ, तो अपने टेस्ट करवाओ साहब। आप 6-6, 8-8 घंटे जेल में लाइट बंद रखते हैं इतनी शदीद गर्मी में। हाइजीन का ये हाल है कि एक चक्कियाँ जिनमें हमें रखा हुआ था, वो 6 चरपाइयाँ होती है उसमें, वो भी बंक चरपाइयाँ, वो मुश्किल से 3 चरपाइयों जितनी चक्की होती है, और उन 6 चरपाइयों पर 10 औरतें रखी हुई थी एक चरपाई पे इतनी शदीद गर्मी में, और वो 2-2 औरतें सोएंगी। वो किसी को कोई एलर्जी है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सफाई का कोई तरीका ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है जितनी औरतें घुसाई हुई हैं वहाँ पर। और फिर वो उनको फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, आपको बीमार है, मर रहा है, आपको जैसी मर्जी बीमारी है, जो मर्जी दर्द है, वो बोलेंगे हमारे पास पैनाडोल है सिर्फ, या हमारे पास ORS है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। ना ख़वातीन को उनको ट्रीट करने में कोई इंटरेस्ट है, बीमार हैं तो हैं, जो मसले हैं। और इतनी शदीद गर्मी में ख़वातीन वार्ड में गैस नहीं है, वो अंगीठियाँ जलाती हैं। अंगीठियों में वो जो रोटियाँ आती हैं, वो रोटियाँ पता नहीं किस चीज़ की बनी होती हैं कि वो आग पकड़ती हैं, तो वो कोयले क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो वही रोटियां ड्राई करके धूप में उनकी वो आग जला लेती हैं, क्योंकि पकाने का खाना कोई और ज़रिया नहीं है, ना कोई कवर्ड एरिया है। वो उस तपती दोपहर धूप में वहाँ रख के अंगीठियाँ और उस पर रोटियाँ बनाती हैं और खाना बनाती हैं अपना। आप ये भी बता रही थी कि अगर किसी का सामान आता है वो चोरी हो जाता है। सब इतने गरीब लोग होते हैं कि एक एक हफ्ते बाद उनकी मुलाकात आती है, और पता नहीं उनकी फैमिलीज किस तरह उनके लिए वो सामान लेके आती हैं। जो खाना है वो उनको आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता। इवन जो शैम्पू या उनकी कोई लोशन या कोई ऐसी चीज़ आती है, वो हाफ बॉटल वो बाहर ही खाली कर लेते हैं, दूध के पैकेट निकाल लेते हैं, सब चीज़ें निकाल के चोरियाँ करके वो गरीबों का भी सामान सारा छीन के अंदर भेज देते हैं। जी नाजरीन, आपको पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।